हेलो एवरीवन। हमने अब तक राजनीति विज्ञान में संविधान सभा, इसके अलावा प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। अपना आज का जो टॉपिक है राजनीति विज्ञान में मूल अधिकार पढ़ेंगे। देखो, मैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ राजनीति विज्ञान के पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। शायद आपके एग्जाम में ये कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और आपका सहयोग कर सके। आज अपना टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 में है। इसके अलावा मूल अधिकार भाग 3 के कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो आप ध्यान रखना, भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 12 से 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक टोटल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को या नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं, वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं या 6 मूल अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार या 6 मूल अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ये भी आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। ऐसा भी आ सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये 7 से 6 कैसे हो गई, तो आपको बता देते हैं। एक अधिकार था मौलिक अधिकार, जिसे कहा जाता था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन हुआ। और कब हुआ ये, तो 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार और विधिक अधिकारों में अंतर क्या है। मूल अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती है, जबकि विधिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की याचिकाएं जारी नहीं की जाती है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में ये कौन से अनुच्छेद में है, तो वर्तमान में ये 31 में नहीं है, ये अनुच्छेद 300 क में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 300 क या 300 ए में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, जिसे वर्तमान में विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का
मेग्ना कार्टा। भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा क्या है? तो मेग्ना कार्टा एक प्रकार का अधिकार पत्र है। अधिकार पत्र प्रारंभ में इंग्लैंड के राजा द्वारा, देखो इंग्लैंड के राजा द्वारा 1215 में इंग्लैंड की जनता को जो अधिकार दिए गए, लिखित में जो अधिकार दिए गए, उसी दस्तावेज को नाम दिया गया मेग्ना कार्टा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड के राजा द्वारा 1215 में इंग्लैंड की जनता को अधिकार दिए गए, वो अधिकार लिखित में थे, उस लिखित दस्तावेज को नाम दिया गया मेग्ना कार्टा। और भारतीय संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 है, और भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मूल अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। 2 प्रकार के वाद आए थे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। देखो 2 प्रकार के वाद आए थे, आपको ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण 2 प्रकार के वाद हैं। एक है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें यह कहा गया कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखना है। किस वाद में ये कहा गया कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के वाद में कहा गया। लेकिन इसके बाद एक वाद आया, उस वाद का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 1973 का वाद था, और इसमें कहा कि हाँ संशोधन किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। ये किस वाद में कहा गया? तो आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में यह कहा गया कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। संविधान की आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसा केशवानंद भारती वाद में, और केशवानंद भारती वाद में ही आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब मौलिक अधिकार, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और अपना पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। देखो कौन कौन से मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अगर ये पूछ ले 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेद में है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 25 से लेकर के 28। इसके बाद शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28,
शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। इसके बाद एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था जिसे विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको पता है अनुच्छेद 31 में था। और छठा जो मौलिक अधिकार है अपना वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं। देखो पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और अनुच्छेद 12, सबसे पहले अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। वे सभी संस्थाएं जिनकी स्थापना संघ सरकार ने की है, राज्य सरकार ने की है, या नगरीय जो स्थानीय नगरीय स्वशासन है उसके द्वारा की गई है, वे सभी राज्य शब्द की परिभाषा में आती है। वे सभी संस्थाएं जिसकी स्थापना संघ सरकार, राज्य सरकार या नगर पालिका के द्वारा की गई है या नगरीय स्वशासन के द्वारा की गई है, वे सभी राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। अर्थात वे संस्थाएं जो राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता लेती है, राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता लेती है, उसे भी राज्य शब्द की परिभाषा में रखा गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आपको लगे हाथ बता देता हूं, अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। लेकिन बाय द वे ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है वह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों वहां अगर ऑप्शन में हैं आपके, तो उस समय आपको अनुच्छेद 12 को ही चुनना है। तो 12 और 36 दोनों में सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद जो आपका सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 12 होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 13। देखो अगर ये पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13(1) सबसे पहले पढ़ते हैं 13(1) और 13(1) में एक सिद्धांत निकल करके आता है, वो सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत। देखो आच्छादन का सिद्धांत क्या है? वे सभी कानून संविधान के लागू होने से पहले के वे कानून, संविधान के लागू होने से पहले के वे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या संविधान के साथ असंगत है। संविधान के लागू होने के पहले के वे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या संविधान के साथ असंगत हैं, उन सभी कानूनों पर हमारा संविधान आच्छादित हो जाएगा और वे कानून शून्य हो जाएंगे। ये धारा 13(1) में लिखी हुई है। 13(1) में ये लिखा हुआ है कि संविधान के पहले के वे कानून जो संविधान के साथ असंगत हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी उल्लंघन की मात्रा शून्य हो जाएगी क्योंकि उन पर हमारा संविधान आच्छादित हो जाएगा अनुच्छेद 13(1) में। इसके बाद इसके विपरीत अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 13(2) में ये लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के बाद के वे कानून, संविधान के लागू होने के बाद के वे कानून जो हमारे संविधान के साथ मेल नहीं खाते हैं, संविधान के साथ असंगत हैं, वे कानून धारा 13(2) के तहत हमारा संविधान उन कानूनों को पृथक कर देगा। पृथककरण का सिद्धांत यानी वो धारा शून्य हो जाएगी। ये 13(2) में इसे कहा जाता है पृथककरण का सिद्धांत। पृथककरण का सिद्धांत वे कानून जो संविधान के लागू होने के बाद में बने हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी उल्लंघन की मात्रा शून्य हो जाएगी, उस धारा को पृथक कर दिया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में ऐसा कहा गया और 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत। 13(1) और 13(2) ये न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक शब्द आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? सरकार द्वारा बनाई गई विधि
सरकार द्वारा जो बनाई गई विधि है, न्यायालय द्वारा उस विधि की संविधान के अनुसार समीक्षा करना, न्यायालय द्वारा उस विधि की संविधान के अनुसार समीक्षा करना ही न्यायिक पुनरावलोकन है कि ये संविधान के साथ ये कानून या ये धारा, ये विधि संगत है या नहीं है। अगर असंगत होती है तो न्यायालय द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ये जो शक्ति है उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद 13(1), 13(2) है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक शब्द आता है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा करना, अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करना, यानी उसने जो पहले निर्णय दिए हैं उन निर्णयों पर जो विचार किया जाता है उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। लेकिन संविधान के अनुसार विधि की व्याख्या करना वो है न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 13(2) में है। इसके बाद अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3) देखो, अनुच्छेद 13(3) में क्या है? अनुच्छेद 13(3) और 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है या विधि शब्द की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? तो विधि शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 13(3) में है। विधि क्या है? विधि संघ सरकार के कानून, संघ सरकार के कानून, राज्य विधानमंडल के कानून, राज्य विधानमंडल के कानून, अध्यादेश, अध्यादेश, परिपत्र, अधिसूचना, नियम, विनियम, ये सब विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। यहां तक कि प्रथाएं भी विधि शब्द की परिभाषा में आती है। संघ सरकार के कानून, राज्य विधानमंडल के कानून, इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, परिपत्र, अधिसूचना, नियम, विनियम और प्रथाएं, ये सभी विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं, विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसका कारण ये रहा कि एक संशोधन हुआ था 24वां संविधान, 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया था। देखो, अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और 13(4) में ये जोड़ा गया कि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये आरएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं, विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कब जोड़ा गया 13(4)? ये धारा 13(4) जोड़ी गई वो 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये धारा जोड़ी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है और 13(4) में संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में और 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में संविधान संशोधनों को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम मौलिक अधिकार, एक एक करके मौलिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं। और अपना पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। प्रथम मौलिक अधिकार जिसे कहा जाता है समानता का अधिकार। देखो, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18